दो श्रम विभाजन, श्रम यानी कि मजदूरी के अनुसार जाति प्रथा के अनुसार बांटा गया था पहले, उसको किसने खत्म किया? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह निबंध है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में किनका जन्म हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के लेखक भी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे दुनिया में। देखो, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश गए थे? उच्चतर शिक्षा यानी कि हाई एजुकेशन के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने कहाँ गए थे पढ़ाई करने के लिए? इंग्लैंड। कहाँ गए थे? इंग्लैंड। जाति पाति तोड़कर मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1936 ईस्वी में। जाति पाति तोड़कर मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1936 ईस्वी में। और हाई एजुकेशन के लिए भीमराव अंबेडकर यानी कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने इंग्लैंड गए थे पढ़ाई करने के लिए। अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना? जाति प्रथा का। और भारत का बेरोजगारी का मुख्य कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसको माने थे? जाति प्रथा को। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। सभ्य समाज यानी कि एक अच्छा समाज बनने के लिए क्या आवश्यकता है? श्रम विभाजन। हु आर शूद्रास किसकी रचना है? एक किताब है जो किसने लिखा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। हु आर शूद्रास किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। एलिहेशन ऑफ कास्ट, इसी को बोलते हैं जाति प्रथा। एलिहेशन ऑफ कास्ट इंग्लिश में कहते हैं। इसका लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ की पुस्तक से लिया गया है। तो एलिहेशन ऑफ कास्ट, एलिहेशन ऑफ कास्ट। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस विद्या से संबंधित है? निबंध। निबंध से। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गया। भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से लोगों में पारंपरिक श्रद्धा और सम्मान का भाव। लोगों में पारंपरिक श्रद्धा और सम्मान का भाव। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है। दूषित सिद्धांत क्या है? गर्भधारण के समय ही उसमें पुरुष का पेशा निर्धारित कर दिया। पहले जाति प्रथा था ना, तो माँ के पेट में ही रहता था बच्चा, उसी समय उसका पेशा निर्धारित हो जाता था माँ के जन्म में ही। मान लो हरिजन समाज की महिला है तो हरिजन समाज की महिलाओं के पेट में, अगर हिंदू में तेली जात से है, यादव जात से है, चाहे किसी भी जात से है, जिस जात में महिला पेट में ही बच्चा, तभी से पता चल जाता था कि यहाँ ही बच्चा जन्म लेगा तो यही काम करेगा। तो माँ के गर्भधारण से ही पेशा निर्धारित हो जाता था। जाति प्रथा का दूषित परिणाम यही था। बच्चा जब तक बाहर आया भी नहीं, उसे पूछा भी नहीं गया कि क्या करेगा नहीं करेगा। अगर किसी की इच्छा भी होता था कि दूसरा काम करे तो करने का नहीं, पहले जो जाति का था वही जाति का काम करना पड़ता था। बुद्धिजीव एवं कम्युनिस्ट के लेखक कौन है? बुद्धिजीव एवं कम्युनिस्ट के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में। हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? ललन सिंह यादव। ललन सिंह। एलिहेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? ललन यादव। द राइज एंड फॉल, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? ये किताब सब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे। अब देखो, विष के दांत बताए थे। विष के दांत किसका था? नलिनी बिलोचन शर्मा था ना, उसका विष के दांत था और कहता था कहानी। नलिनी बिलोचन शर्मा के दांत कैसा था? विष का, यानी कि जहर का दांत था। किसका? नलिनी बिलोचन शर्मा का। और उसका क्या है? कहानी।
विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन हो जाएगा? गिरधर लाल। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र हो जाएगा गिरधर लाल। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? गिरधर लाल। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? मैक्स मुलर को। भारत से हम क्या सीखे? भाषण। इसका लेखक है मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे? कौन सी विद्या है? भाषण। इसका लेखक है मैक्स मुलर। तो देखो, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मैक्स मुलर को। भारत से हम क्या सीखे? पाठगत की कौन सी विद्या है? तो भाषण। भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भाषण है। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेम मुलर। मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेम मुलर। मैक्स मुलर किसका बेटा था? तो विल्हेम मुलर का। कंठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो मैक्स मुलर ने। कंठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था? मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्यों से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो भारत को। मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे? भाषण। भारत से हम क्या सीखे? इस पाठ का लेखक है मैक्स मुलर, जो भाषण विद्या से संबंधित है। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्यों से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो भारत देश को। सेन साहब के कितनी लड़कियां थी? तो 5। जो सेन साहब थे उनके कितने लड़कियां थे? 5 लड़कियां थे। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। 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 झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले। झोपड़ी और महल की लड़ाई होगा तो दोनों में अक्सर कौन जीतेगा? महल वाले। मदन है किरानी का बेटा। मदन था किरानी का बेटा। मदन कौन था? किरानी का बेटा था। गिरधर लाल और गिरधर लाल कौन है? मदन के पिता। गिरधर लाल कौन है? मदन के पिता। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो मध्य वर्ग के। अब विष के दांत किसका था? नलिन विलोचन शर्मा का। और कहानी कहता था। ठीक है। किसके संबंध में कहा गया है नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है? खोखा के संबंध में। किसके बारे में कहा गया है? नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है तो खोखा। विष के दांत शीर्षक कहानी में बंगले का पिल्ला किसके लिए उपयुक्त हुआ है? धनवान पुत्र के लिए। बंगले का पिल्ला। विष के दांत कहानी में बंगले का पिल्ला किसके लिए उपयोग हुआ है? धनवान पुत्र के लिए। पठित पाठ के आधार पर बताइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? खोखा से। पठित पाठ के आधार पर बताइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? तो खोखा से। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। 18 फरवरी 1916। नलिन विलोचन शर्मा किस पाठ के लेखक है? विष के दांत और कहानी है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। जो सेन साहब थे उनके 5 लड़कियां थी। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में कौन सा काम करता था? ड्राइवर का। किरानी का काम करता था। गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में किसका काम करता था? किरानी का काम। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? काले रंग। जो सेन साहब थे उनकी नई मोटर का रंग कैसा था? काले रंग। निवंश विद्या का संबंध किससे है?
मानव विज्ञान से। न्यूरंस विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। वारेन हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स भारत का क्या था? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। दारिश क्या है? दारिश क्या है? प्राचीन कालीन सोने का सिक्का। दारिश क्या है? प्राचीन कालीन सोने का सिक्का है। दारिन क्या है? प्राचीन कालीन सोने का सिक्का है। शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल 10वीं से 11वीं सदी। 10वीं से 11वीं सदी। 10वीं से 11वीं सदी। प्रत्न मानव का अर्थ है प्रांत मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। प्राचीन मानव। दैवत विज्ञान। दैवत विज्ञान क्या है? देव विज्ञान। दैवत यानी कि देवी देवता, तो देव विज्ञान हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? भारत का गवर्नर जनरल था। भारत कहाँ के था? वो तो इंग्लैंड का था लेकिन बना था भारत का। ठीक है। भारत से हम क्या सीखे? यह भाषण है जिसका लेखक है मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे? पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो भाषण है। भाषण होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? इस पाठ का लेखक है कौन? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून किसका बढ़ गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कौन सा विद्या हो जाएगा? ललित रचना। ललित निबंध हो जाएगा। हर बार नाखून क्यों काटते हैं? स्वच्छ रहने के लिए। नाखून नहीं काटेंगे तो उसमें गंदगी रहता था। खाना खाते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारे खाने के माध्यम से अंदर जाएगा जिससे हमारी बीमारी फैल सकता है, हम अस्वस्थ रहेंगे। तो नाखून बार बार हम क्यों काटते हैं? स्वस्थ रहने के लिए, स्वच्छ रहने के लिए। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। इसको द्विवेदी जी ने नाखून क्यों बढ़ते पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह ललित निबंध है। ललित निबंध है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून को निर्लज कहा है। निर्लज क्योंकि इसको बार बार काटता है फिर बढ़ जाता है, यानी कि इसको लाज शर्म नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया है निर्लज। ठीक है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? नाखून को कहा। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन के। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है सांस्कृतिक बोध और सांस्कृतिक चेतना का। अच्छा व्यवहार, सुंदरता और स्वास्थ्य की अपेक्षित ध्यान। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरता नहीं जानती यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? नाखून क्यों बढ़ते? नाखून क्यों बढ़ता है? इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ललित निबंध है। शिक्षक का अर्थ है मोम। शिक्षक का अर्थ क्या है? मोम। नाखून क्यों बढ़ते हैं में गद्य की कौन सी विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन सी विद्या है? ललित निबंध है। इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? यानी कि नख माने कि नौ। किस देश के लोग बड़े बड़े नख यानी कि नाखून पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के। किस देश के? गौड़। किस देश का? गौड़ देश के। देवताओं के राजा का वर्ज।
देवताओं के राजा का व्रज किसकी हड्डियों से बना था? दीची की हड्डी से बनाया था। देवताओं के राजा का व्रज किसकी हड्डियों से बना था? दीची के हड्डी से। चारुचंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था? मोम और अल्तास से। नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था? मोम और अल्तास से। कालिदास ने क्या कहा था? कालिदास ने क्या कहा था? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह बात किसने कहा था? कालिदास ने। नाखून हमारी पशुता के अवशेष है। नाखून हमारी पशुता के अवशेष है। जैसे पशु के नाखून अवशेष है, उसका बढ़ जाता, हम लोग का भी है, ठीक है। नाखून हमारी पशुता के अवशेष। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशु तत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? काशी को देवनगरी के रूप में जाना है। काशी को देवनगरी के रूप में जाना जाता है। डैश हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं। डैश हिंदी के आदि कवि किसे माना जाता है? सरहद पाद को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सा है? हिंदी भाषा जो लिखते हैं देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी कौन सा लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी। पूछता है हिंदी कौन सा लिपि में, तो देवनागरी। पूछेगा तुम सबका लिपि लिखना होगा तो लिखेगा देवनागरी, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। मराठी, नेपाली और नेवारी भी भाषा का लिपि है देवनागरी। जैसे हिंदी कौन सा लिपि में आता है? देवनागरी। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत, हम लोग उत्तर भारत में आते हैं, तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? नंदी नागरी। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा दक्षिण भारत की है? तो तमिल है, जो तमिलनाडु की भाषा है। तमिल अभी ना नगर पाठ के लेखक सुजाता तमिल। नगर तमिल सुजाता बताए थे ना। नगर तमिल सुजाता, नगर पाठ के लेखक है सुजाता। और कौन सी भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में लिखा गया। तो निम्नलिखित कौन सी भाषा दक्षिण भारत की है? तो तमिल तमिलनाडु राज्य की भाषा। इसी में कहा अंग्रेजों सब ने मदुरै को मदुरा नाम से पुकारता था। अंग्रेज जो सब मदुरै को मदुरा नाम से पुकारता था। मोहम्मद द्वारा ढलवाए गए चांदी के सिक्के। महमूद द्वारा ढलवाए गए चांदी के सिक्कों पर सूफी लिपि में क्या अंकित थी? कलमा। महमूद जो ढलवाया था किसके सिक्का? चांदी का सिक्का ढलवाया था। सिक्कों पर सूफी लिपि में क्या अंकित था? कलमा। महमूद द्वारा चांदी के सिक्के कब शुरू किया गया था? 1028 ईस्वी में। चांदी की सिक्का उस समय में सब पहले भारत पर आक्रमण करता। पहले तो सबसे पहले मुस्लिमों ने लूटा खूब भारत को, फिर उसके बाद जो बचा खासा था वो सब अंग्रेज लूट के ले गया।
महमूद द्वारा चांदी के सिक्कों पर शुरू किए गए थे। कब शुरू किए गए थे? 1028 ईस्वी में। किसके द्वारा प्रचलित सिक्के पर नागरी लिपि में रामसिए शब्द अंकित है? बादशाह अकबर। कह रहा किसके द्वारा प्रचलित सिक्के पर नागरी लिपि में रामसिए शब्द अंकित है? बादशाह अकबर के द्वारा। ये सब इतिहास में अकबर, बाबर, हुमायूं, मोहम्मद गजनवी सब पढ़ना है। चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। सीधा चंद्रगुप्त प्रथम भी है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसका व्यक्तित्व नाम था देव। क्या था? कर्नाटक की भाषा क्या थी? कन्नड़। बताए थे ना, कर्नाटक की भाषा कन्नड़। दही वाली मंगवा श्रीनिवास कन्नड़ भाषा यानी कि कर्नाटक राज्य की भाषा। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की भाषा है कन्नड़। राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के। राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक राज्य के। राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि गुणाकर मूल्य कौन सी विद्या से संबंधित है? नागरी लिपि गुणाकर मूल्य यह निबंध है। नागरी लिपि गुणाकर मूल्य निबंध है। ठीक है। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? गुणाकर मूल्य की। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में। अमरकांतवा कैसा था? बहादुर था। तो बहादुर पाठ के लेखक हो जाएगा अमरकांत। और अमर था तो इसलिए उसको कहानी कहा जाता है। ठीक है। अमरकांत बहादुर था और क्या कहता था? कहानी। अमरकांतवा बहादुर था, कहता था कहानी। तो बहादुर पाठ के लेखक हो जाएगा अमरकांत। और वो किस विद्या से संबंधित है? तो कहानी। तो अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। इतिहास में हम पढ़े थे 1925 ईस्वी में काकोरी ट्रेन डकैती। अब उसको भी नाम सरकार ने उसका नाम बदल कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। हर चीज़ का नाम बदलते रहा है। मोदी का अपना बाप का है, उसका वीडियो में बोल रहे हैं। हर चीज़ का नाम बदल रहा है। तो काकोरी ट्रेन डकैती का नाम चेंज कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन, जो 1925 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों का जो ट्रेन था उसको लूट लिया गया था। जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, बाल गंगाधर, ये सब गरम दल के जो नेता सब था वो सब मिलके, उस सब के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं था। तो अंग्रेज का एक ट्रेन जा रहा था हथियार से लदा हुआ भरा, उसको सब मिलकर क्या किया? लूट लिया। इसीलिए उसका नाम पड़ गया काकोरी ट्रेन डकैती। तो अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। निर्मला कौन थी? कथावाचक की पत्नी। 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 बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। बहादुरा कहाँ से भाग के आ गया था? अब बहादुरा अमरकांत और कहानी। ठीक है। बहादुर पाठ के लेखक अमरकांत और कहानी है। ठीक है। बहादुर नेपाल से भागकर आया था। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। किशोर से जब मार खाता था ना तो बहादुर चुपचाप कोने में क्या हो जाता? खड़ा हो जाता था। सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा, यह कथन किसका है? किशोर का। किशोर का, क्योंकि बहादुर को मारता था भी नहीं तो कुछ नहीं बोलता था, शांत। क्या? तो ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा, यह कथन, यह बात किसने कहा है? तो
किशोर का है, ये बात कहा हुआ। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। और एक कहानी है। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? किशोर, क्योंकि किशोर उसका मालिक था तो वही ना करवाएगा। तो बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर का मालिश अमरकांत से बहादुर से करवाता था? तो किशोर। अमरकांत तो इस पाठ का लेखक है, बहादुर इस पाठ की नायिका हो गया, नायक हो गया। 11 रुपये साड़ी के घूंट से निकालकर यही चारपाई पर रखे, डैश पर वे मिल नहीं रहे हैं। यह कथन किसका? यह किसने कहा था? रिश्तेदार की पत्नी। रिश्तेदार की पत्नी। 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यही चारपाई पर रखे, पर वह मिल नहीं रहा है। यह बात किसने कहा था? तो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरावादी कौन था? ये बुरबा रामविलास शर्मा जो परंपरावादी था। तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ का लेखक हो जाएगा रामविलास शर्मा। और ये कौन सा विद्या से संबंधित था? कहानी से। परंपरावादी कौन था? रामविलास शर्मा। अपना दादा परदादा खानदान के अनुसार चलते आ रहा। ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा यह निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा यह निबंध है। परंपरा मूल्यांकन किसकी कृति है? किसकी रचना? कृति यानी कि लिखने वाला किसकी है? रामविलास शर्मा की। प्रगतिशील आलोचना का विकास कैसे होता है? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। साहित्य की परंपरा का ज्ञान से। प्रगतिशील आलोचना का विकास कैसे होता है? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। एथेंस किस महादेश में है? एथेंस यूरोप महादेश में है। एथेंस किस महादेश में है? तो यूरोप महादेश में। बायरन टेनिसन और शेली किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी भाषा के कवि। बायरन, टेनिसन और शेली ये सब अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा। परंपरावादी था कौन? रामविलास शर्मा। और यह निबंध विद्या से संबंधित है। क्या? परंपरा का मूल्यांकन यह निबंध विद्या से संबंधित है। साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? इंद्रिय बोध एवं भावनाएं। इंद्रिय बोध एवं भावनाएं। माइकल एंजेलो किस देश की देन है? माइकल एंजेलो इटली की। इटली की राजधानी है रोम। लियोनार्डो दा विंची का संबंध किस देश से है? तो इटली देश। लियोनार्डो दा विंची का संबंध किस देश से है? इटली। महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि है? दोनों। देखो, महर्षि व्यास जी महर्षि वेद व्यास जो महाभारत के लेखक है, और महर्षि वाल्मीकि जी वो रामायण के लेखक है। दोनों संस्कृत भाषा के लेखक है। ठीक है। महर्षि वेद व्यास और वाल्मीकि जी। ठीक है। वाल्मीकि जी जो रामायण लिखे हैं और महर्षि वेद व्यास महाभारत के लेखक है। महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। रामायण के लेखक वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। महाभारत की लड़ाई कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। तो महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि है? तो संस्कृत भाषा के कवि है। टॉलस्टॉय कौन थे? टॉलस्टॉय रूसी लेखक। जो टॉलस्टॉय है ये आदमी है, ये रूसी लेखक है। रूसी कहने का मतलब रूस देश का। क्षेत्रफल के दृष्टि से पूरे दुनिया में सबसे बड़ा देश है रूस। कौन है? रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश पूरे दुनिया में रूस है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पूरे दुनिया में 7वां नंबर पाता है।
7वें नंबर में आता है कौन? भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। जनसंख्या कितना बढ़ जाती है? ठीक है। रूसी जाति की, देखो, रूसी जाति की असीमता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय ये रूसी लेखक है, तो रूस के बारे में ही ना बताएगा। निम्नलिखित में निबंध है परंपरा का मूल्यांकन, ये कौन सी विद्या से संबंधित है? निबंध विद्या से संबंधित है। और परंपरा मूल्यांकन के लेखक है रामविलास शर्मा, परंपरावादी था वो। ठीक है, जो कहेगा हम जो दादा बाबा किए हैं हम उहे करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे, नहीं तो मेरा परंपरा टूट जाएगा। हाँ, दादा बाबा भैंसी दुहे तो हम भैंसिए दुहेंगे, बकरिए चराए तो बकरिए चराएंगे, लेकिन दूसरा काम नहीं करेंगे। परंपरावादी है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, जो निबंध विद्या से संबंधित है। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? देखो, किसने जो है सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, तो वो है हिटलर। हिटलर। सोवियत संघ यानी कि रूस को कहा जाता है, सोवियत संघ रूस को कहा जाता है। तो हिटलर जो था सोवियत संघ पर क्या कर दिया था? आक्रमण। हिटलर कौन? हिटलर। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था। देखो, प्रथम विश्व युद्ध में ना जर्मनी वालों को बुरी तरह से हार मिला, बुरी तरह से हार मिला। किस युद्ध में? प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 में शुरू हुआ था और 1918 ईस्वी तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ था और चला कब तक? 1918 ईस्वी तक, यानी कि 4 साल तक चला। कौन? प्रथम विश्व युद्ध। इसी में जर्मनी, जो हिटलर था वो जर्मनी का चांसलर था, वहाँ का शासक भी था, जो उस समय नहीं था। हिटलर उस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय नहीं था, वो अभी बच्चे ही था। समझ में आया? तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह से हार हो गई। कुछ दिन के बाद जो हिटलर उभर के आया, बहुत एक क्रूर शासक, यानी कि हिटलर का जर्मनी का चांसलर। जब वो सियान हुआ तो ये बहुत खतरनाक भी था। हिटलर अकेले बहुत कुछ किया। ये सोवियत संघ पर क्या कर दिया? हमला, यानी कि आक्रमण कर दिया। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो हिटलर। हिटलर कहाँ का चांसलर था? जर्मनी के। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवादी के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो परंपरा का मूल्यांकन। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवादी के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ से होगा। परंपरा जिसमें दिया है क्वेश्चन में। लेखक रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। लेखक है कौन? रामविलास शर्मा। किस पाठ के लेखक है? परंपरा का मूल्यांकन पाठ के। और यह कौन क्या है? निबंध विद्या से संबंधित है। जो रामविलास शर्मा जी का जन्म है, इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। और घटना का नाम बताओ। 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली को, भारत की राजधानी दिल्ली को 1912 ईस्वी में ही बनाया गया। देखो, भारत की राजधानी अभी क्या है? नई दिल्ली, लेकिन इससे पहले था कोलकाता। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले था कोलकाता। अंग्रेजों जो बनवाया था वो सब अंग्रेज था। 1947 में ना भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले भारत की राजधानी 1912 से पहले भारत की राजधानी था कोलकाता। लेकिन 1911 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया आती है इंडिया और घोषणा कर देती है 1911 ईस्वी में कि 1912 ईस्वी से भारत की राजधानी कोलकाता, भारत की राजधानी 1912 ईस्वी से दिल्ली को बन जाएगा। तब पूछेगा भारत की राजधानी दिल्ली को बनाने की घोषणा कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में। घोषणा 1911 ईस्वी में। लेकिन पूछेगा भारत की राजधानी दिल्ली को कब से बनाया गया? तो 1912 ईस्वी में। पूछेगा भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ था? तो कोलकाता। भारत की राजधानी सिर्फ एक दिन के लिए,
सिर्फ एक दिन के लिए किस शहर को बनाया गया था? तो इलाहाबाद को। सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी इलाहाबाद को बनाया गया था। ठीक है। तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। कौन सी शीर्षक पाठ से लिया गया है? परंपरा का मूल्यांकन। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? अम्मा को। अम्मा को किसे मानते थे? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ क्या है? साक्षात्कार। निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ क्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज लिखे हैं और यह साक्षात्कार है। जीत जीत मैं निरखत हूँ इस पाठ के लेखक है पंडित बिरजू महाराज और ये एक प्रकार का साक्षात्कार है। पंडित बिरजू महाराज पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो नृत्य कला से। हाँ, बिरजू महाराज का साक्षात्कार देखो बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो रसीम वाजपेयी। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? गुरुवाइन कौन थी? उनकी माँ। उनकी माँ। बिरजू महाराज को संगीत अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 27 वर्ष की उम्र में। 1965 ईस्वी में मिला था। अरे 27 वर्ष की उम्र में मिला होगा, लेकिन कौन सा साल में मिला था? 1965 ईस्वी में। पंडित बिरजू महाराज को संगीत अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1965 ईस्वी में। बचपन में बिरजू महाराज को किस चीज का शौक था? जो परम जीत जीत मैं निरखत हूँ इस पाठ का लेखक है पंडित बिरजू महाराज और कौन सी विद्या से संबंधित है? साक्षात्कार। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे उनको बचपन में किस चीज का शौक था? किसका शौक था? हैट पहनने का और नृत्य करने का। ठीक है। बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे हुई थी? लू लगने से। लू यानी कि रौदा में नहीं कहते लू लग जाएगा, तो लू लग गया जिसके कारण उनके पिताजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु लू लगने से हो गया। बिरजू महाराज को किसका शौक नहीं था? ताश खेलने का शौक नहीं था। सितार बजाने का शौक था। गिटार बजाने गिटार और बांसुरी बजाने का, नृत्य करने का, इस सब चीज़ का शौक था, लेकिन ताश जुआ हुआ खेलने का शौक नहीं था। किनको? पंडित बिरजू महाराज। किस पाठ के लेखक है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। आइस कौन सी विद्या से संबंधित है? साक्षात्कार। साक्षात्कार। कथक के लेखक कथक के देखो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है कि केंद्र में कौन है? बिरजू महाराज। कथक के लालित का कवि किसे कहा जाता है? बिरजू महाराज को। देखो कथक एक डांस है, कथक नृत्य है। कथक नृत्य है जो उत्तर भारत का है। कथक पूछेगा कथक नृत्य किस कहाँ का है? तो उत्तर भारत का। उत्तर भारत या यूपी दे देगा। ठीक है। अब कथकली जो नृत्य है जो केरल का है। कथक उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश और कथकली केरल का है। कथक के लालित का कवि किसे कहा जाता है? बिरजू महाराज को। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांध। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा पिता ने। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा किसने? पिता ने। उसके पिता ने बांधा था। उनकी पिता की मृत्यु लू लगने से हो गया। पंडित
बिरजू महाराज को ताश खेलने का शौक नहीं था। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक है और यह साक्षात्कार विद्या से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज के गुरुआइन कौन थी? उसकी माँ। पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? उनका पितेन। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संकीर्तन नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो 25 वर्ष, 27 साल की उम्र में उनको मिला था। कितने साल की उम्र में? लेकिन कब मिला था? 1965 ईस्वी में। 27 साल के हो गए तब मिला, लेकिन किस साल में? 1965 ईस्वी में मिला। आबनियो कहाँ स्थित है? दक्षिणी फ्रांस में। दक्षिणी फ्रांस में आबनियो पाठ का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। आबनियो देखो, आबनियो पाठ का लेखक है अशोक वाजपेयी, जो ललित रचना है। जो ललित रचना, आबनियो पाठ का लेखक है अशोक वाजपेयी, वो ललित रचना है। आबनियो कहाँ स्थित है? फ्रांस में। आबनियो कहाँ स्थित है? दक्षिणी फ्रांस में। रोन नदी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में रोन नदी। विलनव ल आबनियो का अर्थ होता है आबनियो का नया गाँव। देखो, विलनव ल आबनियो का अर्थ होता है आबनियो का नया गांव। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। अशोक वाजपेयी की। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। नदी के किनारे भी नदी है। नदी के किनारे भी नदी है। यह गध काव्य कृति किसकी काव्य कृति है? तो अशोक वाजपेयी की। अशोक वाजपेयी। नदी के किनारे भी नदी, यह गद काव्य किसकी कृति है? यानी अशोक वाजपेयी। अशोक आबनियो पाठ के लेखक भी अशोक वाजपेयी और यह ललित रचना विद्या से संबंधित है। ठीक है। कुमार गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायक। शत्रुज में किसकी स्थापना की गई है? कला केंद्र की। कार्थूसियन संप्रदाय किसमें विश्वास रखता था? वचालता में। रोन नदी कहाँ है? दक्षिणी फ्रांस में, यानी कि फ्रांस देश में। अमेरिका नहीं, फ्रांस। विलन तत्व क्या है? विलन तत्व क्या है? फ्रांस का एक छोटा सा गांव। विलन तत्व क्या है? विलन तत्व क्या है? फ्रांस का एक छोटा सा गांव। आबनियो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किसकी गलतियों पर नजर रखने के लिए बनाया था? तो पोप की। किसकी विवाद स्पष्ट महाभारत पहल प्रस्तुत किए जाने वाला था? पीटर ब्रूक का। किसका? पीटर ब्रूक का। देखो, मछली खा के कहानी कौन कहता है? विनोदवा मछली खा के कहानी कहता है। विनोदवा मछली खा के कहानी कहता है। तो मछली पाठ के लेखक हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल और ये कहानी विद्या से संबंधित है। ठीक है। और शिक्षा और संस्कृति का बात कौन करता है? शिक्षा और संस्कृति के बाद बूढ़े आदमी ने करता है। बूढ़ा आदमी कौन है? महात्मा गांधी। और ये शिक्षा शास्त्र विद्या से संबंधित है। देखो, पिताजी के बाजार में कितनी मछलियाँ, देखो पिताजी ने बाजार में कितने मछलियाँ खरीदे थे? 3 मछली। रे पिताजी ने बाजार में कितने मछली खरीदे? 3 गो मछली खरीदा। कै गो खरीदा? 3 मछली खरीदा। मछली किस कहानी की रचना है? मछली
किस कहानीकार की रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। और ये कौन सी विद्या से संबंधित है? तो कहानी कहानी से संबंधित कहानी है। कहता है विनोदवा खा के खाली मछली। मछली खा के विनोदवा कहानी कहता है। हाँ मछली खाता है। कथावाचक, कथा अच्छा कथावाचक कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम है? संतू संतु। संतु नाम है, ठीक है। भग्गू, भग्गू था नौकर। भग्गू कौन था? नौकर था। भग्गू कौन था? और संतु कौन था? कथावाचक कहानीकार के छोटे भाई। अब भग्गू कौन था? नौकर। नौकर संतु मछली लेकर क्यों भागा? बनाने के लिए। कुएं में डालने के लिए। 3 को मछलियाँ खरीदा, खाएगा कि कुएं में डालेगा? कुआं डालेगा एगो। तो संतु जो था मछली लेकर भाग गया, क्यों? कुएं में डालने के लिए। पिताजी किससे नाराज थे? दीदी और नरेश से। दीदी और नरेश से। पिताजी किससे नाराज थे? दीदी और नरेश से। मछली किसकी प्रतीक है? दीदी की। दीदी की। मछली किसकी प्रतीक है? दीदी की। दीदी की। संत डैश के मारे कांप रहे थे। संत किसके मारे कांप रहे थे? तो ठंडा लगेगा तो कांपबे करेगा। तो ठंड के मार के, डर के मार से कि खुशी के मार से? ठंड के मार। डरों के मार से कांपता है। लेकिन वो संत जो था ठंड के मार से कांप रहा था। और जो संत यानी कि संतु था वो कौन था? छोटे भाई था कथावाचक। और भग्गू नौकर था। और संतु ही ने मछली लेकर भागा था, क्यों? कुएं में डालने के लिए। कितने मछली लिया था बाजार से? 3 मछली लिया था। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। विनोदवा मछली खाकर कहानी कहता है। मोहरा नदी, मोहरा की नदी किस? मोहरा नदी शहर से कितनी दूर है? 3 मील दूर है। मोहरा जो नदी है वो शहर से 3 मील दूर है। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? डालने के लिए। कुएं में डालने के लिए। लेकिन नहीं दिया तो लेकर भाग गया। कै गो मछली खरीदा था? 3 गो। मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी। कहानी। विनोदवा मछली खाकर कहानी न कहता है तो कहानी विद्या से संबंधित है। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? विनोद कुमार शुक्ल। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? मसाला पीस रही थी। क्योंकि वो बाजार से 3 को मछली खरीद के लाया था, सोचा कि मछली बनेगा। तो उसकी माँ, लेखक की माँ यानी कि विनोद कुमार शुक्ल की माँ मछली मसाला पीस रही थी। लेकिन संतु जो था मछली लेकर भाग गया। कहाँ? क्यों भाग गया? कुएं में डालने के लिए। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन खान। अमीरुद्दीन खान। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन खान। रसूलन बाई थी। गायिका। रसूलन बाई कौन थी? गायिका। रसूलन बाई कौन थी? गायिका। सुलोचना क्या थी? अभिनेत्री। सुलोचना क्या थी? अभिनेत्री। शहनाई को सुशीरवादों में किसकी उपाधि मिली? शाह की। तानसेन का समय है 16वीं शताब्दी। तानसेन का समय है 16वीं शताब्दी। दक्षिण भारत में मंगलवार का नाम है नागेश्वरम। बिस्मिल्लाह खां जन्नत स्वर्ग मानते थे काशी और शहनाई को। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां।
बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था उस्ताद सलार हुसैन खां डैश, यानी कि कहाँ के निवासी थे, तो डुमराव के, डुमराव के निवासी थे। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में। अमीरुद्दीन का जन्म बिहार में हुआ था। संगीत शास्त्रांतर्गत सुशीरवादों में गिना जाता है कौन, शहनाई। शहनाई। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक है यतेंद्र मिश्र। यह है व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है, इस पाठ का लेखक है यतेंद्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है और इस पाठ का लेखक हो जाएगा यतेंद्र मिश्र। ये व्यक्ति चित्र ये विद्या से संबंधित, कौन सी विद्या से संबंधित है, नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र से, और इस पाठ का लेखक हो जाएगा यतेंद्र मिश्र। यतेंद्र मिश्र कौन हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, गुरुजी। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, बुढ़ऊ। शिक्षा और संस्कृति का बात कौन करेगा, बुढ़ऊ महात्मा गांधी जी। और शिक्षा छात्र विद्या से संबंधित है। शिक्षा समझ में आ गया। लेखक यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, लेखक यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में। जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्त कैसे हुई थी, रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से। काशी किसकी पाठशाला है, संस्कृति की। काशी किसकी पाठशाला है, संस्कृति की। यतेंद्र मिश्र ने स्पीक्स मैक्स विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया, तो थाती। किस पत्रिका का, थाती पत्रिका का। थाती पत्रिका। पत्रिका का, साथी पत्रिका का। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, देखो गांधी जी जो थे यानी कि बुढ़ऊ जी, जिसको बापू के नाम से भी जाना जाता, राष्ट्रपिता के भी नाम से जाना। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। तो देखो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि, पहले था मोहनदास करमचंद गांधी, उसको अब महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए, और रविंद्रनाथ टैगोर को टैगोर की उपाधि कौन दिए, महात्मा गांधी। दोनों को ना अपना हेरा फेरी कर लिए थे, ये उनको उपाधि दिए थे। महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ को दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को दिए। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी का। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसका पुस्तक है, महात्मा गांधी का। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर का। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को, यानी कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर, उसी को अहिंसा दिवस मनाते हैं। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है, महात्मा गांधी। यंग इंडिया के संपादक कौन है, महात्मा गांधी। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है, अंग्रेजी। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है, अंग्रेजी। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, महात्मा गांधी का। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना, महात्मा गांधी का। शिक्षा शास्त्र विद्या से संबंधित है। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे, रूस के। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे, रूस के। बापू ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे, चंपारण। महात्मा गांधी जी ने अहिंसावादी थे, कैसा थे, अहिंसावादी, ये अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, अंग्रेजों के विरुद्ध किए थे।
चंपारण सत्याग्रह कितने ईस्वी में? 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी 1915 ईस्वी में कहाँ से आए? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? वकालत की पढ़ाई करने के लिए, यानी कि वकालत यानी कि वकील की पढ़ाई करने। महात्मा गांधी जी पेशे से एक वकील थे, पेशा उनका था एक वकील, वो बहुत बड़े वकील थे। वो वहाँ से आया, देखो वकालत सीख के फिर वहाँ गया वकील, किसी आदमी का केस लड़ने भी गया था। वो बहुत बड़े वकील थे, उसको देश विदेश में भी लोग बुलाता था अपने वकील के रूप में, वकील रखता था केस लड़ने के लिए अपने तरफ से। तो 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटे। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किए, कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात में। 1917 ईस्वी में बिहार आए और चंपारण गए। राजकुमार शुक्ल बुलाया कि चंपारण आइए महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी चंपारण गए और वहाँ से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कर दिए। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कर दिए। तो महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह का नाम है चंपारण सत्याग्रह। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध किए थे। अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों किए थे? नील की खेती के विरुद्ध। जो अंग्रेजों से उन्हें 3 कठिया पर नील लाया था, यानी कि 3 कट्ठा में 1 कट्ठा नील की खेती करने के लिए, उसी को खत्म करने के लिए चंपारण सत्याग्रह शुरू किए, जो महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। बहुत देर का